Welcome in chemistry class. Today we will discuss the next topic in next chapter electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. नेम से पता चल रहा है, हम यहाँ नेम से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, नाम से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री यानी कि विद केमिस्ट्री. हम यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखो, इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिक्स में भी देखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में भी देखते हैं. तो केमिस्ट्री डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, बेसिकली केमिकल चेंज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज होता है. केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals with interchange or interdependence of chemical energy and electrical energy. ये वाली बात हम इसमें डेफिनेशन अगर हमें पूछते हैं तो हम ये बात बता सकते हैं. हमने पहले ही बता दिया कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. तो यानी कि यहाँ पर हमने दो बातों के बारे में डिस्कशन किया, दो बातें बताई. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करा कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. केमिकल एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. And second thing is electrical energy can be changed into chemical energy. तो ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट में रिलेट करता है. 11th का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन से ये रिलेट करता है. जो भी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को ही हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री के द्वारा भी, रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा भी हम केमिकल एनर्जी से, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. यहाँ पर ये बात समझने की है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है थ्रू द रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, किसका एग्जांपल हम लोगों ने देखते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किस में होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा हम ये एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो रिएक्शन है वो कराकर देखते हैं. सबसे कॉमन रिएक्शन हम लोग जैसे कि गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने एक रिएक्शन हमेशा पढ़ी होगी, जिंक प्लस CuSO4 गिवन राइज टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu. ये आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है.
इसी रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो जिंक है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ यानी कि आयनाइज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल को जिंक जो हुआ है बेसिकली जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ है, इसकी आयनिक रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक आयन में रिएक्शन हुआ है, कन्वर्ट होने से वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ होगा। जिंक पॉजिटिव चार्ज पर लगा होगा जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। और नेक्स्ट है कॉपर, जो कि आयनाइज फॉर्म में ऑलरेडी है, यानी कि वो ऑलरेडी आयनाइज है। तो ओब्वियसली उसने क्या काम किया होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये गेन किए होंगे और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ है और डिपॉजिट हो जाता है। ये 2 रिएक्शन है। इसमें अगर हम देखें जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ इसने डोनेट किए हुए हैं, तो इसने डोनेट जब होता है, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किए हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। ये ध्यान रखना, इसके क्या कहते हैं? इसे हमेशा रिडक्शन बोलते हैं। तो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और ये गेन करने पर, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रिडक्शन वाली बात हम समझते हैं। अब अगर ऐसा कर दिया जाए, हम ये सोचें, ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। हम इसे एक कंटेनर में भी यूज़ करके देखते हैं। तो ये मैंने 2 रिएक्शन लिखी हुई है। इन्हीं 2 रिएक्शन को मैं इसे कंटेनर में करा करके देख लेता हूँ। तो कंटेनर में कराता हूँ, तो ये एक कंटेनर है। यहाँ पर इसी के बराबर में एक दूसरा कंटेनर में रख देता हूँ। 2 रिएक्शन के लिए अलग अलग कंटेनर में रखता हूँ। अब इसमें जिंक, मैंने यहाँ पर एक जिंक मेटल है ये रखा, यहाँ पर कॉपर मेटल रखा, इस कंटेनर में कॉपर मेटल रखा है Cu। तो ये क्या है? ये जिंक है और ये कॉपर है, इसे कॉपर रखा। जिंक को मैंने जिंक सल्फेट में डुबो दिया, इमर्ज कर दिया है जिंक सल्फेट। इट इज़ इमर्ज्ड इन जिंक sulfate, and this rod is immersed in copper sulfate. Then what is the tendency of zinc in zinc sulfate solution? It always donates electron and zinc goes into the zinc solution or in their aqueous solution. Understand that zinc donates electron and form a zinc ion. Zinc ion goes into the solution. What is left behind it? That is electrons. Electrons left in on the rod, zinc metal rod. Understand that over there in copper container, कॉपर कंटेनर में क्या होता है? जिंक कॉपर है हमारे पास, सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर की टेंडेंसी, कॉपर आयन की टेंडेंसी होती है कि वो कॉपर रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये और कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है कॉपर में। तो यहाँ से ये क्या लेता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन उसने लिए और कॉपर में चला जाता है। अब ये जो कॉपर होता है, ये जो कॉपर मेटल है, ये कॉपर मेटल, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर ही ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। ये दोनों की टेंडेंसी है, ये हम यहाँ पे रिएक्शन में भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये रिएक्शन कुछ देर तक चलती है जब ये इलेक्ट्रोड इसमें इमर्ज रहते हैं, अपने सॉल्यूशन में रहते हैं। इसका मतलब अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, मेटल से इलेक्ट्रॉन आए तो अंदर क्या चार्ज बचा?
ओब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बचा। और यहाँ से जिंक मेटल सॉल्यूशन में चला जाता है और अंदर क्या चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचे, जिसके कारण जिंक पर नेगेटिव चार्ज आता है और कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें ये जो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक एलिमेंट पर, जिंक मेटल पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक प्लेट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ पर जो जिंक प्लेट है वो क्या बनाता है, एनोड बनाता है। ये जिंक प्लेट एनोड बनाएगा और ये जो कॉपर प्लेट है ये कैथोड बनाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। ये रिएक्शन ये क्या लेते हैं, ये जो कंटेनर है इन्हें हम कहते हैं हाफ सेल। ये कंप्लीट सेल नहीं है, ये हाफ सेल है। अब अगर मैं इस जो प्लेट है इन्हें दोनों प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर, वायर से कनेक्ट करता हूँ। तो वायर से कनेक्ट करने पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट पर हैं जो हायर कंसंट्रेशन से हैं, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लेट पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। यानी कि यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अपोजिट यानी कि कैथोड से एनोड जो होगा करंट का फ्लो होगा। ये बात भी हमें पता है, यानी कि इधर से इधर जो होगा वो करंट फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होती है, कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। तो क्या होता है उसके लिए फिर आगे क्या करें कि करंट फ्लो हो जाए। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस कंटेनर में यहाँ पर जिंक आयन चले जाएंगे। जिंक आयन रहेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा जिंक आयन इसमें नहीं आ पाएंगे, सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। उधर यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो सारे के सारे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर कॉपर आयन बचेंगे नहीं, या बहुत कम स्ट्रेंथ होगी, या कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यू शेप ट्यूब इसमें लगाते हैं, एक यू शेप की ट्यूब लगाते हैं और इस यू शेप की ट्यूब में क्या होता है, कोई साल्ट भर दिया जाता है, KCl सपोज हमने भरा, कोई और भी हो सकता है, KCl हो सकता है, प्लस अगार का सॉल्यूशन होता है। अगार क्या होता है, अगार एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। सेमी सॉलिड सब्सटेंस में हम KCl डाल देते हैं तो KCl क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने पर यानी कि K पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें सारे में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें सारे में आ जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिव कम, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर इधर नेगेटिव चार्ज आता है और इसे न्यूट्रलाइज चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑन द अदर एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सल्फेट आयंस ज़्यादा हो जाते हैं। सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आयंस को न्यूट्रलाइज करने से इधर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये दोनों यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो करंट यानी कि रिएक्शंस फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर से स्टार्ट होने पर फिर से करंट आपको मिलने लगती है। तो यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने क्या करा था, हमने इसमें केमिकल्स लिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास जो था वो क्या था, केमिकल एनर्जी। वो क्या है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इस टाइप के कंटेनर जिसमें
कि ये सॉल्यूशन रखे जाते हैं, इन्हें कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, तो यानी कि कुछ सेल्स होती हैं जिसमें कुछ अरेंजमेंट के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं केमिकल एनर्जी से, या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। तो ये जो है वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। और इसमें ये जो रिएक्शन है, ये अलग अलग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है किस में हो रही है? दैट इज एनोड। ये एनोड पर हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन एनोड पर हो रही है। और ये जो कॉपर वाली रिएक्शन है, ये कैथोड पर होती है। क्योंकि जहाँ पर रिडक्शन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें और आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पर हमने कितने टाइप के सेल होते हैं, इसे आप समझ लीजिएगा। पॉज करके इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए, स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पर हम लोग ज़रा ध्यान देते हैं, यानी कि मैंने दो चीज़ें यहाँ पर बात करी। एक तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इस जिस कंटेनर और सेल में इसे कार्य कराते हैं, फंक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों बातें ध्यान रहेंगी। इसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि दो टाइप के सेल होते हैं। मेनली दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर पूछते हैं तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो ये सारे काम होते किस में हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए हमें इनके केमिकल्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो केमिकल्स के बारे में हम जानकारी रखने के लिए थोड़ा इसमें देखते हैं। जैसे कि इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंडक्टर्स। जैसे कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर, हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है नॉन मेटेलिक कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर जितने भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी मेटल्स हुए हैं, ये सब मेटल्स वो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है, वो होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, इसमें किसके कारण से होती है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, सॉल्यूशन में आयंस जो होंगे उनके कारण से इसमें कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी होती है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? मेटेलिक कंडक्टर्स है, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये चीज़ हम देखने के लिए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर दिया जाए
टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे अगर टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम होगी। ये बात ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये जो पॉइंट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आयंस के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी टेम्परेचर राइज करने पर क्यों होती है? ड्यू टू, किसके कारण से? ड्यू टू द मोशन ऑफ और ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आयंस की इंक्रीज हो जाती है। ये बात हम जानते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी कुछ ज़्यादा स्पीड से चलने लगते हैं, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ये बात भी ध्यान रखी जाएगी। क्लियर है? इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? दैट फर्निशेस देयर कंप्लीट आयंस, जो कि कंप्लीट आयंस डोनेट कर देते हैं। यानी कि दैट यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो दैट आयनाइज कंप्लीटली, दैट आयनाइज कंप्लीटली। लाइक for an example, like NaCl, NaOH, HCl, ये कुछ साल्ट है, ठीक है, एसिड है, बेस है, एक एक हमने चीज़ें लिख दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कुछ साल्ट्स हैं। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन्हें कहेंगे, इसका अपोजिट, दैट डज नॉट कंप्लीटली आयनाइज, दैट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, उसे हम कहते हैं कि ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल NH4OH, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। जैसे कि CH3COOH, इसमें H2O भी आता है, H2O कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, जब ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते तो कितने आयनाइज होते हैं? तो यहाँ पर अगर ये वर्ड हमारे माइंड को स्ट्रक करता है कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते तो कितने आयनाइज होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक टर्म और जानना चाह रहे हैं, वो क्या है कि कितने आयनाइज होते हैं। तो जब ये वर्ड आता है तो इसके लिए यहाँ पर एक टर्म दी होती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये वाली बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज डिसोसिएटेड, वो अमाउंट सॉल्ट का जो कि डिसोसिएट हो चुका है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट दैट इज डिसोसिएटेड। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इसे जो डिनोट करते हैं वो करते हैं अल्फा, टर्म आती है अल्फा। तो अल्फा से करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो आप पार्ट्स और पार्टिकल्स, पार्टिकल डिसोसिएटेड, ठीक है। टोटल पार्टिकल्स अगर परसेंटेज में लेना है तो दैट इज 100। तो ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर हम ये निकालते हैं कि कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो कितना डिसोसिएट होता है, 5%, 10%, इस तरह से हम लगाते हैं, 2%, 10%। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो 100% डिसोसिएटेड होता है, यानी कि वहाँ पर अल्फा 100% आएगा, अल्फा की वैल्यू 100% होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्लियर हो जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बात ये? तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक लेक्चर होता है उसमें हम इससे नेक्स्ट बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, वेलकम अगेन। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का से मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसको इसकी कंडक्टेंस क्या है, उसकी कंडक्टेंस कैसे नापते हैं? जैसे कि मेटल्स होता है, मेटल की कंडक्टेंस नापते हैं, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसकी कंडक्टेंस भी नापी जाती है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी होता होगा। तो अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और इसमें वो भरा हुआ है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज़ A, और A इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये बात हमें पता होनी चाहिए, यानी कि A और L के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका जो वो एक वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम होगा। A इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, तो यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस यानी कि R क्या होता है? R होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A। R इज इक्वल टू L अपॉन A, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, देन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये बात सभी जानते होंगे, फिजिक्स में हम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट इज रो? रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अगर वॉल्यूम होगा, इसमें जो सॉल्यूशन भरा होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? वो यूनिट लीटर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। यहीं पर हम फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लीटर या यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी?
यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको फार्मूला को आप यहाँ से उतार लीजिए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर की यूनिट क्या हो जाती है, आर की यूनिट हो जाती है ओम, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एल की यूनिट सेंटीमीटर, और ऐसा ही यूनिट लेंगे तो आप मीटर कर सकते हो। तो मीटर अपॉन ये, तो किस में क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट हो जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप और क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दोनों बातें समझ में आती है यहाँ तक, इसे आप उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, वो होता है कंडक्टेंस के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस G से डिनोट होता है, और G 1/R, 1/R यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम, यूनिट इसकी हो जाती है ओम इनवर्स। यहाँ से पता चल रहा है यूनिट इसकी ओम इनवर्स होती है। और R को अगर हम देखें तो G इज इक्वल टू 1/R, R का क्या आता है, रो L अपॉन A, ये इसकी यूनिट हो जाती है, रो L अपॉन A। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी यूनिट होते हैं, G इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंस है, तो कंडक्टिविटी भी कुछ होता होगा, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे डिनोट करते हैं कापा, लिख देते हैं यहाँ पर, इसे कापा से डिनोट करते हैं। और जो कापा होता है वो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ 1/, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दीजिए अब यहाँ पर, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A। तो रो कितना होता है, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो यहाँ पर लगा दीजिए रो इज इक्वल टू 1/R A ऑन L। ये हो जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देख लीजिए क्या होता है, 1/ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि यहाँ पर कहते हैं ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस से बताते हैं, ओम इनवर्स होता है सीमेंस। सीमेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, यानी कि एस सीमेंस मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो जाती है, कापा, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पर L अपॉन A
जिसके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे, और 1/r के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे उतार लेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी। फॉर्मूला लिखते हैं k इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसकी ये लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनके बीच में V वॉल्यूम भरा हुआ है। तो ये भी ध्यान रहे कि अगर किसी सेल के अंदर ऐसे सपोज ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ से हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लगा दिया है, तो इसकी एक लेंथ हो जाएगी, यानी कि L और A एक कांस्टेंट होगा, इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और 1/r कितना होता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इंटू G स्टार इज इक्वल टू K। तो ये भी एक फार्मूला कापा का कंडक्टिविटी का बनता है, वेयर G इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। सेल कांस्टेंट बेसिकली ये एक कांस्टेंट होता है जिसे हम सेल का कांस्टेंट कहते हैं। तो ये है कंडक्टिविटी। अब इसमें इस कंडक्टिविटी में हम लोग ये ध्यान रखें कि कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है 1/ρ, ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L, रेसिप्रोकल रो। तो कंडक्टिविटी होती क्या है? इससे अगर देखें, कंडक्टिविटी होती है कि जो कापा कंडक्टिविटी होगी यूनिट लीटर, यहाँ पर यूनिट लीटर की जो कंडक्टेंस होती है, यूनिट लीटर की कंडक्टेंस होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, दैट इज़ द कंडक्टेंस, और ये कंडक्टिविटी है। G क्या है? L/A। L क्या है? इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर भी ले सकते हो, हमने ये लिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। देन K इज इक्वल टू G, यानी कि कंडक्टेंस। तो सेम बात होती है, यानी कि कापा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आप सकते हैं कंडक्टिविटी is the conductance of unit volume of solution of electrolytic solution। क्लियर हो गई बात। इसकी यूनिट हमने चेक कर ली, कंडक्टिव की डेफिनेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में ये बात हमने चेक कर ली है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कंडक्टिविटी के बाद आती है मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ता है, तो ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ आयंस हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी है वो पर लीटर क्या होगी? डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये बात कि अगर ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ electrolytic solution decreases due to decrease
in decrease in ions per liter. डिक्रीज इन, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मोलर कंडक्टिविटी नाम से डिस्कस कर सकते हैं, इसके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इट इज़ द कंडक्टिविटी, it is the conductivity of 1 mole of electrolytes. Of electrolytes in their solution. ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी को आप लेमडा एम 4 मोलर इससे डिनोट कर सकते हैं। और इट इज़ कापा कंडक्टिविटी अपॉन सी कंसंट्रेशन। इफ कंसंट्रेशन दी है आपको मोल्स पर लीटर में, देन लेमडा एम इज इक्वल टू के अपॉन मोलरिटी में दी है एम इंटू 1000 लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इफ C इज इक्वल टू, इफ कंसंट्रेशन इज मोलरिटी, कंसंट्रेशन इज मोलरिटी, देन ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और 1000 अपॉन m जो कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है? डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है? डाइल्यूशन। तो यहाँ पर लेमडा m इज इक्वल टू के इंटू वी भी होता है। वी इज डाइल्यूशन। ये इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के पता चल जाते हैं। यूनिट्स देख लेते हैं, इसकी यूनिट कितनी होती है, क्या होते हैं। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कापा। कापा की यूनिट क्या होती है? कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। वन अपॉन रो इज इक्वल टू के। तो इसी से हम लगा लेते हैं। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल इंटू एम। एम का होता है मोल इंटू आप एम इंटू 1000, इसकी कुछ यूनिट नहीं होती। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू ओम इनवर्स एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को कह सकते हो आप इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मोल पर लीटर। तो यहाँ पर होता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि ओम इनवर्स पर मीटर पर मोल लीटर, इसको हम कहते हैं सीमेंस। तो सीमेंस पर मीटर पर मोल इंटू लीटर, ये किसकी यूनिट हो जाती है? ये यूनिट हो जाती है लैम्डा एम की। ठीक है, ये इसे उतार लेंगे आप लोग। वेलकम इन नेक्स्ट टॉपिक, द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस की, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हम कैसे मेज़र करते हैं। तो उससे पहले जरा एक हम देखते हैं कि वायर की कंडक्टेंस कैसे मेज़र करते हो या रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करते हो। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ है। इससे आर अगर मैं मेज़र कर देता हूँ तो मेरी कंडक्टिविटी यहाँ पर मेज़र हो जाएगी। ठीक है,
तो जहाँ पर हमने एक सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरह का होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं वायर की, तो वायर की रेजिस्टेंस जो हम मेज़र करते हैं वो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों को पता होगा, एक्सपेरिमेंट भी हमने किया होगा। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इस रेजिस्टेंस वायर मेटेलिक रेजिस्टेंस जो है उसकी जगह पर हम सॉल्यूशन कैसे लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम लोग इस तरह का सेल है, इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल्स, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी सेल, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इस साइड में इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड को हम इस रेजिस्टेंस से व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर लेते हैं। हम इस तरह से इन्हें कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने पर सेम वही प्रोसीजर है जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज में होता है, बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए ये डीसी करंट है, बैटरी है, तो बैटरी के होने के कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं? आयंस पड़े हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा? ये परमानेंटली नेगेटिव, ये परमानेंटली पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे। अब जिसके कारण से अब इसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टेंस नहीं हो पाएगी। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई हमारे पास कि अगर हम इस तरह से यूज़ करें तो एक तो इसे क्या कहते हैं? पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। क्या होएगा? ये पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। यानी कि पहली समस्या हमारी यहाँ पर आती है पोलराइजेशन। तो ऐसा ना हो कि पोलराइजेशन ना हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम है सिर्फ इन इलेक्ट्रोड के लिए। तो यहाँ पर हम एक ऑसिलेटर या एसी करंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एसी करंट यूज़ करते हैं। एसी करंट से कोई चार्ज नहीं होगा ऑब्वियसली, तो जिससे कि कंडक्टेंस रहेगी, कंडक्टिविटी आएगी इसमें। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये होता है एसी के यूज़ करने से हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है ये काम नहीं करेगा, एसी पर ये काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए एक नल डिटेक्टर या हम ईयरफोन जैसी कोई चीज़, ईयरफोन जैसा कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उसे ईयर में लगाते हैं। तो जब यहाँ पर साउंड आनी बंद हो जाती है तो ये हमारा नल डिटेक्टर या नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट होने से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेकंड प्रॉब्लम थी कि गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर और नल डिटेक्टर, नल डिटेक्टर वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है कि एक तो ऑसिलेटर यूज़ किया जाए या एसी करंट, हम एसी करंट का यूज़ करते हैं, और दूसरा एक ईयरफोन का यूज़ करते हैं नल डिटेक्टर की जगह। यानी कि जो नल डिटेक्टर होता है वो क्या होता है? नल डिटेक्टर एक ईयरफोन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई कंडक्टिविटी सेल होता है, ये कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल जब बनाया जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हम डाल सकते हैं। जब ये बनता है तो एक बार में ही ये इसके इलेक्ट्रोड हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होंगे इनकी जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इलेक्ट्रोड का एरिया भी कांस्टेंट होगा। यानी कि L अपॉन ए, L और A ये क्या हो जाएंगे? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे। और ये जो कांस्टेंट होंगे ये डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होंगे, जो कि सेल पर लिखा रहता है इसका मेजरमेंट। तो ये कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए यानी कि K के इज इक्वल टू कापा क्या हो जाएगा? इसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इसे क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
और सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने K इज इक्वल टू 1/R, 1 क्या होता है कंडक्टेंस, इनटू क्या हो जाएगा सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। अब इसके बाद K इज इक्वल टू, ये भी एक फार्मूला है और इसे सिंबलाइज कर सकते हैं G इंटू जी स्टार, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। या हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस से भी सेल का कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं किसी कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम इस तरह से मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से। वेलकम क्लास। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फैक्टर होता है? टेम्परेचर। देखिए कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? कंडक्टेंस होता है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। आयंस जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं ये कहूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू increase in kinetic energy of ions. क्लियर? सेकंड होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट्स है। सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा हो? इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बताया था कि दो प्रकार के हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? जो कि कंप्लीटली फर्निशेस होते हैं इन देयर आयंस, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कि हमने NaCl, NaOH, HCl, CH3, COO, Na, ये कुछ हैं जो कम्प्लीटली फर्निश होते हैं। यानी कि कम्प्लीटली अगर आयनाइज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आयंस यानी कि आयंस नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेकंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। जैसे कि NH4OH, इसमें नंबर ऑफ आयंस ही कम देगा। जब कम देगा तो ऑब्वियसली करंट कैरियर क्या होंगे? कम होंगे। करंट कैरियर कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगा। जैसे CH3, COOH लाइक H2। तो ये कुछ हैं जो कि सॉल्यूट पे नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि सॉल्वेंट का कार्य क्या है, क्या फंक्शन है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का फंक्शन होता है कि जो आयंस हैं उनके बीच जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो कम करे। तो अगर आयंस के बीच इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो फ्रीली मूव कर सकेंगे। तो ये कौन डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड रहता है? सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट अगर ऐसा है, इसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इफ सॉल्वेंट हैज
हायर dielectric constant then it separate the ions and conductance increase। ये बात आ जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंडक्टेंस हायर के लिए सॉल्वेंट भी जिम्मेदार होता है। अच्छा, इसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंडक्टेंस के लिए एक ही और जिम्मेदार होती है, यानी कि इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा है तो आयंस ज़्यादा होंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे बढ़ सकते हैं? डाइल्यूट करने पर। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट कर देता हूँ, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूँ, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, उससे हो सकता है। टेम्परेचर भी होता है जो कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म होती है, इसे देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट टर्म होती है कंसंट्रेशन। इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट टर्म होती है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में क्या होता है कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है कापा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज एज number of ions will decrease, number of ions per liter will decrease on decreasing concentration। अगर कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ा दें, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर लीटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, पहली बात। ऑन द अदर एंड, मोलर कंडक्टिविटी will increase on dilution। डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है कापा इंटू वी। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके कंपेंसेशन में जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो डिक्रीजनेस है कंडक्टिविटी की वो कंपनसेट हो जाती है इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो कंसंट्रेशन का ये इफेक्ट होता है। अब क्यों इंक्रीज हो जाती है ये भी आपने पढ़ लिया। इसके लिए एक स्टडी है ग्राफ के द्वारा वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग ज़रा अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमने एक ग्राफ बनाया है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रूप में। कंसंट्रेशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन घटाया। कंसंट्रेशन घटाने के लिए हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ये हम सब लोगों को पता ही है। जैसे कि ये मानिए कि कंसंट्रेशन में मैंने पानी मिला दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मैंने पानी मिलाया तो उसका डाइल्यूशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। इधर मोलर कंडक्टिविटी है। हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। कम्प्लीटली आयनाइज होने के कारण से उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, डाइल्यूशन जैसे हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ऑलरेडी उसने आयनाइज हो चुका है। अब हम ये पूछ सकते हैं कि भाई जब ऑलरेडी आयनाइज हो चुका है तो अब ये जो लाइन है ये कैसे ग्राफ बढ़ रहा है? नंबर ऑफ आयंस तो है नहीं, यानी कि जो करंट कैरिंग सब्सटेंस है वो तो है ही नहीं, तो फिर इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर कैसे हो रहा है? तो इसके रीज़न हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट का। भाई हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है। तो सॉल्वेंट अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है आयंस के बीच में वो कम हो जाएगा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इनकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट थॉट है। नेक्स्ट आ जाती है बात CH3COOH के बारे में। हम जानते हैं जैसे कि डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी जो वीक सब्सटेंस होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी एकदम से इंक्रीज होती है, इस तरह से इंक्रीज होती है। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग की जाए, हम इसकी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर देते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने पर ये जीरो डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसे कहते हैं जब एक तो कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स के भी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भी जीरो हो जाए, तो वहाँ पर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लैम्डा एम नॉट, किससे हम उसे डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की करते हैं तो हमें ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं प्राप्त हो सकती। आप देख सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी जीरो डाइल्यूशन पर, ये किसी ग्राफ को, इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, और वो इनडायरेक्ट मेथड था, कोलराज साइंटिस्ट थे, कोलराज ने वो इनडायरेक्ट मेथड दिया था। तो इसमें क्या था, कोलराज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराज लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराज लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उन्होंने ये कहा कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसे कहा, जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होना बंद कर दे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होना बंद कर दे। दूसरा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स आयंस के बीच में वो जीरो हो जाए, कोई इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ना हो। तो उस टाइम पर जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, आयंस आर फ्रीली मूव, और वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इनके कारण से आती है। क्लियर है बात? ये इसे देख लीजिए। तो यहां पर इन्होंने ये बात बताई कि एट, ये बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrate independently, each ion migrate independently and contribute to total मोलर कंडक्टिविटी। टोटल मोलर कंडक्टिविटी।
अब इसके लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा, उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए और ये कहा कि भाई CH3COOH का आप कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो उस तरह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जिसमें CH3COO और H आयंस दोनों आते हो, तो उनको स्ट्रॉन्ग इस एक्स्ट्रा प्रोटीन के द्वारा इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देती है। जैसे कि अब इन्होंने कहा कि सपोज मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की निकालनी है, ठीक है, जैसे NaCl की निकाल, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से निकाल लीजिए। इसके हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव। अच्छा, कितने आयंस देता है ये तो, क्योंकि NaCl से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस मिलता है, तो अगर कोई ऐसा हो जिसमें आयंस ज़्यादा हो, जैसे कि Na2SO4, तो लैम्डा m नॉट Na2SO4 का निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पर दो तो Na मिलेंगे, तो 2 इंटू लैम्डा m Na पॉजिटिव प्लस SO4 एक ही मिलेगा, तो लैम्डा m SO4 नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला जो बनेगा वो किस तरह से बन सकता है, हम यहाँ भी बन सकता है लैम्डा m इज इक्वल टू V पॉजिटिव इंटू लैम्डा m नॉट प्लस V नेगेटिव इंटू लैम्डा m नॉट। V क्या है, नंबर ऑफ आयंस जितने डिसोसिएट होकर के देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, वो जितने डिसोसिएट होंगे वो इससे मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, इतना देख लीजिए जरा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए। तो लैम्डा m फॉर NaCl, HCl एंड NaAC आर 126.4, 425.9 एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा m फॉर HAC। तो इसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डाटा की। देखिए NaCl के लिए इन्होंने दिया हुआ है दैट इज़ 126.4, HCl के लिए दिया हुआ है 425.9 और NaAC के लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 91.0, इतना दिया हुआ है। तो पहले तो ये देखेंगे किससे का निकालना है, तो लैम्डा m निकालना है मुझे HAC के लिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है जिस कंपाउंड में ये आयंस आए हुए हैं उन्हें तो आप जोड़ दीजिए। जैसे कि लैम्डा m H और लैम्डा m AC वाले आयंस जोड़ दीजिए। तो लैम्डा m H किस में आ रहा है, HCl में, तो लैम्डा m HCl के लिए वैल्यू जो है, और Cl AC किस में आ रहा है, NaC में, तो लैम्डा m नॉट फॉर NaC। और जो नहीं दिया, इसके अलावा जो थर्ड दिया है उसे घटा दीजिए, उसी की वैल्यू मैं घटा देता हूँ, दैट इज़ लैम्डा m नॉट फॉर NaCl। इसका डिडक्ट कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। HCl की कितना है, HCl की 425.9 ऐड कर दीजिए, NaAC की 91.0, इन्हें जोड़ करके इसे डिडक्ट कर दीजिए, NaCl 126.4। तो ये आप ऐड कर दीजिए तो आपके वैल्यू आ जाएगी 9.625
11145 ये वैल्यू आ गई, इसे माइनस कीजिए 126.4 तो ये आ जाएगी 126 डिडक्ट कर दीजिए 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमें ये मेथड इस तरह से देना, तो बस ये ध्यान रखना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसमें हमने बस ये ध्यान रखना है जिस कंपाउंड का भी निकालना है उसका आयंस चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन आयन HCl में है, AC आयन NaC में है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, थर्ड जो आयन दिया हुआ है उसे आप कंपाउंड दिया उसे डिडक्ट कर दीजिए। इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन करना होगा, इसे उतार लेंगे।